आप देख रहे हैं आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल वीडियो अच्छे लगे चैनल को लाइक शेयर जरूर कर दें। तो चलते हैं आज की वीडियो टाइटल व्हाई इज एस जयशंकर इन ईरान ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ। तो मेरे साहब की वीडियो पर देखते हैं वीडियो, फिर देते हैं इस पर रिएक्शन। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। डॉक्टर एस जयशंकर गए हैं ईरान। यहां पे दुनिया में आग लगी हुई है, ठीक है। इजराइल हमास की आग, इजराइल हिजबुल्ला की आग, इजराइल हूथियों की आग, हूथियों और दुनिया भर के शिपिंग लाइनर्स की आग, अमेरिका और हूथियों की आग, यूके और अमेरिका की मिलके हूथियों के खिलाफ आग। वहां पे ईरान जो है वो मोसाद के और जो खुफिया एजेंसी है इजराइल के, उसके टारगेट्स उस पे बम मार रहा है इराक के अंदर। ये पूरा एरिया है आग के लपटों में। दोस्तों आप ये समझ लीजिए मामला इतना सीरियस है कि किसी भी वक्त ये लड़ाई एशिया में घुस सकती है, दाखिल हो सकती है एशिया में। और कोई बड़ी बात नहीं है, आप ये मत कंफ्यूज मत होइएगा कि नहीं हो सकती है। इट कैन एंटर एशिया एनी टाइम, किसी भी हफ्ते किसी भी दिन आग की लपट वहां पे पहुंच सकती है। एशिया बिल्कुल बगल में है। किसी ने सोचा थोड़ना था कि जो इजराइल ने लॉन्च करा था काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन हमास के खिलाफ, वो इतना तूल पकड़ लेगा, इतना तूल पकड़ लेगा कि मामला बिल्कुल हाथ से निकल जाएगा और अमेरिका जैसे दिग्गज देश, चीन जैसे दिग्गज देश इसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। लेकिन बीच में अचानक डॉक्टर जयशंकर कहां पहुंचते हैं? तेहरान। ये क्यों पहुंचे तेहरान, इन्होंने तेहरान में किया क्या और आगे चल के इसका क्या होगा, ये मूल बिंदु है आज के मेजरली राइट की। तो दोस्तों स्टोरी ये है कि 2 दिन के टूर पे जयशंकर साहब पहुंच गए। वहां पे इब्राहिम रईसी जो उनके प्रेसिडेंट है उनसे मिले और काफी लोगों से मिले। मैं उनका नाम आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। और मिलके जो पूरी बात है ना, ये मैं आपको बता रहा हूं, जो असली बात है ये कभी सामने नहीं आएगी। प्रेस रिलीजेस होंगी, बातचीत होगी, हमने ये डिस्कस करा, हमने ट्रेड के बारे में डिस्कस करा, हमने जियोपॉलिटिक्स के बारे में डिस्कस करा। लेकिन मैं आपको बताता हूं अंदर बात हुई क्या। ये मेरा पर्सनल विश्लेषण, ये मेरा एनालिसिस है दोस्तों। और बात ये हुई है कि भारत जो है ना दोस्तों, भारत की सबसे बनती है, ये भारत की ताकत है। और आज के जमाने में जब पूरी दुनिया, लगभग आप समझ लीजिए कि यूरोप, वहां पे रशिया और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, जंग की लपट में यूरोप आ रहा है, राइट। अमेरिका फंसा हुआ है 2 लड़ाइयों में। वहां पे मिडिल ईस्ट, जिसको हम लोग वेस्ट एशिया बोलते हैं भारत में, वो जंग की लपटों में। अलग अलग जगह अलग अलग चीजें हो रही हैं दुनिया में। दुनिया अनस्टेबल हो रही है, ऑयल का सप्लाई डामाडोल हो रहा है, कोई किसी तरफ जा रहा है किसी तरफ। यहां पे भारत जाके ईरान को यह बोलता है कि देखो बेटा ऐसा है, स्टोरी कुछ इस तरीके से है। स्टोरी ऐसी है कि आप फंड कर रहे हो हमास को, आप फंड कर रहे हो हूथियों को, आप फंड कर रहे हो हिजबुल्लाह को। और हम ये मानते हैं, यानी कि भारत कह रहा है कि हम ये मानते हैं, हम ये स्वीकारते हैं कि आप हर समय इनको कंट्रोल नहीं कर सकते। जो पागल कुत्ता है वो काटेगा हर समय, मालिक की भी नहीं सुनता। वो मालिक को भी दांत दिखा देता है और हर समय मालिक बोलेगा काटो तो काटेगा जरूर, लेकिन जब मालिक बोलेगा मत काटो तब भी काटेगा, क्योंकि पागल कुत्ते की फितरत में है काटना। और तुमने पाल लिए बेटा 3 पागल कुत्ते, हमास, हिजबुल्लाह और हूती। ये काटेंगे। लेकिन दुनिया को पता है कि तुम इनके पीछे खड़े हो। दुनिया भली भांति इस चीज से परिचित है कि इन तीनों के पीछे खड़ा है ईरान। तो ये जब भी कुछ करेंगे ये तुम्हारे ऊपर बात आएगी। दोस्तों जयशंकर साहब तो गए मिलने के लिए, किसके कहने पर गए? जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनको बोला तभी गए, बिना प्रधानमंत्री के आदेश के तो जाएंगे नहीं कहीं पे। लेकिन उसके पीछे जियोपॉलिटिकल सिनेरियो क्या है? जियोपॉलिटिकल सिनेरियो ये है कि शुरू में ईरान ने यह सोचा था कि यह लड़ाई यहीं तक सीमित रह जाएगी। जुआ है ये पूरा जो जियोपॉलिटिक्स, जो चेस का गेम है दोस्तों, जुआ है। ये ऊंट किसी भी करवट लेट सकता है। अब ऊंट किस करवट लेटा? इन्होंने ये सोचा कि हम लोग एक काम करते हैं, हम हमास को बोलते हैं कि इजराइल के ऊपर अटैक करो। जाहिर सी बात है इजराइल उसकी जवाबी कार्रवाई करेगा। और जैसे कई बार पहले हो चुका है, इजराइल मारेगा, फिर लोग बीच में आएंगे, फिर लोग बीच बचाव करेंगे, फिर ये होगा, फिर ये होगा, दुनिया भर की चीजें वापस शांति हो जाएगी। और यूक्रेन और रशिया का जो मामला चल रहा है उससे दुनिया की थोड़ी देर तक नजर हटेगी, फिर हम अपना काम कर लेंगे। एक प्लान ओवरऑल बनाया।
तेल के छींटे कहां पड़ते हैं, आग की कौन सी लपट उनको पकड़ लेती है, दूसरे के घर में आग पहुंच जाती है, यह कोई कंट्रोल नहीं कर पाया आज तक। जब इनको लगा कि इजराइल तो दुनिया की बात नहीं मान रहा, इजराइल तो ठोक रहा है और इजराइल कह रहा है हम नहीं रुकेंगे, नहीं, जैसे पहले इजराइल रुक गया था, इस बार इजराइल ने बोला कि ना ना बेटा ना, अब हम नहीं रुकते। और इजराइल लगातार दर लगातार उनको ठोकता चला रहा है। अब दोस्तों सोचिए, बोला इजराइल के ऊपर और प्रेशर डाला जाए थोड़ा सा, ये ऐसे नहीं मानेंगे, इनको चाबी टाइट करी जाए। तो बोला कि एक काम करते हैं, हिजबुल्लाह को बीच में लाते हैं, एक तरफ से हमास मारेगा, एक तरफ से हिजबुल्लाह मारेगा। और क्योंकि जवाबी कार्रवाई इजराइल ने शुरू कर दी थी, ऑलमोस्ट सेम डे इजराइल ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी थी, तो बोला कि ठीक है, इजराइल एक तरफ मार रहा है, फिर इजराइल बढ़ जाएगा। जब इजराइल ने हिजबुल्लाह को भी ठोका, उसने बोला हुथियों को बीच में लाओ। तीनों एसेट इसने इस्तेमाल कर लिए इजराइल। अब क्या हो गया कि यह मामला हो गया आउट ऑफ कंट्रोल और इजराइल ने सबको ठोकना शुरू कर दिया। इजराइल ने सबको ठोकना शुरू कर दिया और बीच में अमेरिका आ गया। अब जब अमेरिका आया तो भाई ये जो हुथी थे, इन्होंने जहाजों पे अटैक करना शुरू कर दिया। अभी हाल ही में 2 अमेरिकन नेवी के वॉरशिप्स पे अटैक करने की इन्होंने क्रूज मिसाइल से कोशिश करी है। कर नहीं पाए, लेकिन कोशिश करी थी, उन्होंने मिसाइल बीच में बर्बाद कर दी अमेरिकन ने। अब जो शिपिंग कंटेनर है, इनके ऊपर अटैक हो रहा है। तो इस सब मामले को ठंडा करने के लिए पहुंचे हैं डॉक्टर जयशंकर। आपको क्या लगता है, अंदर कोई, ईरान के अंदर कोई यहूदी घुस जाएगा डिप्लोमेट? नहीं, उनके डिप्लोमेटिक रिलेशंस है नहीं इजराइल के साथ, वो घुस ही नहीं सकता अंदर, वो मार डालेंगे जान से। दूसरी तरफ आप देखिए, क्या आपको लगता है अमेरिका घुस? अमेरिका के डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं है, अमेरिका ने तो उल्टा सैंक्शंस लगा रखे हैं। ये शिया सुन्नी का खेल खेल के ये पूरा एक तरफ अरब वर्ल्ड हो गया जो सुन्नी मुसलमान देश है, एक तरफ ईरान हो गया। क्यों आपको लगता है कि ये सुन्नी मुसलमान देश ये फिलिस्तीनियों के साथ नहीं खड़े? क्योंकि उनको पता है कि पीछे खड़ा ईरान, और इनकी लड़ाई बहुत पहले से चल रही है। इनको पता है कि मुस्लिम ब्रदरहुड है, जिसने जन्म लिया था इजिप्ट में, यानी कि मिस्र में, उसका पूरा क्या रूल, आप पढ़िएगा कभी, तब आपको पता लगेगा। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। मुस्लिम ब्रदरहुड क्या थी, इजिप्ट से उठकर आई थी, उसने करा क्या क्या बड़े बड़े कांड करे हैं, उसने कितना टेररिज्म करा है मुस्लिम ब्रदरहुड ने। तो दोस्तों ये सब अरब देश जानते हैं अच्छी तरीके से, ये सब अरब स्प्रिंग के काटे हुए हैं, ये अरब स्प्रिंग के जले हुए हैं। इनको पता है कि अब छाछ भी फूक फूक कर पीना है। तो डॉक्टर जयशंकर जो गए ना वहां पे, डॉक्टर जयशंकर ईरान को समझाने गए हैं। हां, उन्होंने बात करी, अपने जो काउंटर पार्ट है वहां पे फॉरेन मिनिस्टर, उनसे बात करी। फिर डॉक्टर जयशंकर ने बात करी और लोगों से। डॉक्टर जयशंकर ने चाबहार पोर्ट की बात करी, क्योंकि ईरान में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता, या तो चाइना करेगा या भारत करेगा। भारत डेमोक्रेसी है, और जाहिर सी बात है कि ईरान हर समय, ठीक है, चाहे भारत से दुगना इन्वेस्टमेंट कर दे ईरान में, चाहे चीन भारत से दुगना इन्वेस्टमेंट कर दे, भारत की इन्वेस्टमेंट की ज्यादा इज्जत है। क्यों इज्जत है? एक तो हमारी कल्चरल टाइज बहुत पुरानी है, दूसरी चीज यह है कि उनको पता है कि प्रेडेटरी इन्वेस्टमेंट नहीं है भारत की। भारत गुर्दा कलेजी नहीं मांग लेगा कल ईरान से। अगर भारत ने 10-15 अरब डॉलर डाल दिए तो भारत यह नहीं कहेगा कि अच्छा देना जरा, अपनी बाईं टांग देना जरा, अच्छा बाईं टांग दे रहे हो तो अपना कंधा भी दे दो एक काट के। भारत ये सब नहीं करता। तो भारत से हाथ मिलाना आसान है। तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अब ईरान को लग रहा है कि मामला फैल रहा है, क्योंकि जो बाइडेन ने ईरान से बात करी और जो बाइडेन ने ईरान को यह बोला कि देखो मजबूर मत करो, हम चाहते नहीं तुमसे जंग लड़ना, हम चाह नहीं रहे कि हम तुमसे जंग लड़ें, लेकिन प्लीज हमें मजबूर मत करना, मजबूर करोगे तो निपटा दिए जाओगे। अमेरिका के बड़े बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर, वहां पे सबमरीन, वहां पे डिस्ट्रॉयर, स्टेल्थ एयरक्राफ्ट, दुनिया भर का हथियारों का जखीरा वहां पे पड़ा हुआ है यार। एक हल्का सा राइट टर्न लेना और ईरान गायब। एक हल्का सा राइट टर्न लेना, कोई कुछ नहीं कर पाएगा, चीन बीच में नहीं आएगा। अगर अमेरिका उतारू हो गया मारने पे तो बॉस मारते 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 सुन्न कर देगा। और ये बड़े पोलाइटली, बड़े तमीज के साथ अमेरिका ने ईरान को समझा दिया है, और इसी बात को हल्के रूप से एक दोस्त की तरह कहने के लिए पहुंचे डॉक्टर जयशंकर। चाबहार पोर्ट का हवाला दिया है कि हमने अरबों डॉलर इन्वेस्टमेंट करी है, क्या होगा हमारी इन्वेस्टमेंट का बताओ। तो आपने बोला आओ जी, आओ आओ ईरान में इन्वेस्ट करो। जब कोई ईरान में इन्वेस्ट नहीं कर रहा था तो आपने हमें बुलाया, हमने बोला ठीक है यार, कोई तुमसे बात नहीं कर रहा, हम इन्वेस्ट करते चलो। लोगों ने हमें बोला कि ईरान को यार दूर रखो, ये तुम्हें फंसा देंगे बीच में। हमने बोला नहीं, कोई बात नहीं, हमारे भाई हैं,
हमने आपको भाई समझ के इन्वेस्टमेंट करा, दुनिया के सामने आपकी पैरवी करी, दुनिया के सामने आपका केस लड़ा, और आप अब ये कर रहे हैं कि आतंकवादी संगठनों से ये कह रहे हैं कि इसको मारो, इसको। आपने दुश्मन और दोस्त में फर्क ही नहीं रखा। आपने जो गलत करा इजराइल के खिलाफ वो तो बात ठीक है, वो एक बात समझ में आती है कि आपकी दुश्मनी है, आप लड़ रहे हैं इजराइल के खिलाफ, आप तो सभी को बम मार रहे हैं। तो दोस्तों इसमें ना 2-3 बात हो गई है बड़ी। वो जो इनिशियली बड़े बड़े प्रोसेशन निकलते थे ना, 1-2 लाख के, कि फिलिस्तीन के लिए दिल दुख रहा है हमारा, आपने देखा है पिछले 1 महीने से कोई बड़ा प्रोसेशन नहीं निकला? आपने देखा है किसी को निकलते हुए कि हार्वर्ड में, कहीं ऑक्सफोर्ड में, कहीं लंदन में, कहीं फलाना ढिमका कोई बड़ा प्रोसेशन निकला? नहीं, क्योंकि जब तक यहूदी मर रहे थे तो दुनिया ने बोला कि नहीं यार, ये तो हमास वाले ठीक ही हैं, यहूदियों को तो मार रहे हैं, चलो कोई बात नहीं। Much of the liberal left world supported the Palestinians. Today, nobody is supporting the Palestinians. क्यों? क्योंकि जो पैलेस्टीनियंस के सपोर्ट में थे। तो जी दोस्तों वीडियो हो गई खत्म। यकूब भाई आपने मेरे साहब की बातें सुनी, असलम भाई सब ने सुनी। आपको क्या लगता है कि ये ठीक है कि जो इतनी अब ये वार चल रही है पूरे इस खित्ते में, तो इंडिया इस वार को कहीं मतलब कम करवा सकता है या रुकवा सकता है, इसलिए डॉक्टर जयशंकर ईरान में गए हैं, या हाँ, या उन्होंने बुलाया इन्वेस्टमेंट करने के लिए? क्या इंडिया ईरान में इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है? किसमें? ईरान में। हाँ, सबसे पहली बात है कि इंडिया रशिया में भी इन्वेस्ट कर सकता है, कर रहा है, और ईरान में भी करेगा। इसे अमेरिका कुछ भी नहीं करेगा। एक बात हो गई। दूसरी बात रही सुलह की। अगर रशिया यूक्रेन की कोई सुलह करवा सकता था ना, तो वो था तैयब एर्दोगान। रशिया की? यूक्रेन की, क्योंकि मैं रशिया यूक्रेन की बात नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूँ की, वैसे दोनों की बात कर जी जी। अच्छा, उसके अंदर सबसे पहले बढ़ के कदम तैयब एर्दोगान ने बढ़ाया था। अच्छा। और सारी दुनिया को कहा था कि आओ इस जंग को, इस खित्ते में जो जंग लगी है इसको खत्म करना पड़ेगा, वरना इसकी लपेट में सब आएंगे। ठीक है। वो कुछ दिन बात चली, बड़े लीडरों की बात पहुंची, लेकिन टांगे खींचने वाले भी थे, फिर ना रुकी। बात आ गई मोदी साहब की कि कई इंडियन भाइयों ने कहा कि अगर मोदी साहब चाहें तो जंग रोक सकते हैं यूक्रेन रशिया की। मैंने उस वक्त भी कहा था इंडियन नहीं कुछ कर सकते, ना ही वो करेंगे। आप गए हो तो आप भी मैं कह रहा हूँ, इसराइल और जो फलस्तीन की जंग है ना, इसके अंदर इंडिया न्यूट्रल रहेगा, इंडिया सुलह नहीं करवाएगा, ना किसी के खिलाफ जाएगा। नहीं, ईरान में गए हो तो हैं, जो हुथी बागी थे, जिससे मेरे सब कह रहे हैं, हमास है, हुथी बागी है, और तीसरा हिजबुल्ला, इन तीनों को सपोर्ट कर रहा है ईरान। ईरान ने ये सोचा था कि ईरान सपोर्ट नहीं कर रहा, ईरान को इंडिया सपोर्ट नहीं कर रहा। इंडिया वो कर रहा है जो यूक्रेन रशिया के दौरान इंडिया ने रशिया के साथ ताल्लुकात अपने अच्छे रखे, तोड़े नहीं, मुश्किल वक्त में काम आए। आज ईरान जो है उसके साथ खड़ा है इंडिया। पाकिस्तान एक हमसाया मुल्क और मुसलमान कंट्री होने के बावजूद भी ईरान का साथ नहीं दे रहा। वो फलस्तीन का नहीं दे रहे तो ईरान तो दूर की बात है भाई। उन्होंने किसने देना? इंडिया न्यूट्रल ही रहेगा, इंडिया किसी के साइड पे नहीं जाएगा। और इंडिया को पता है एक बहुत बड़ी इकानमी है, हमारा टारगेट है इंडिया दुनिया का 30 नंबर पे पहुंचना। इसीलिए इंडिया कहीं भी कहते हैं ना गिल्ली फोसी पे पाँव नहीं रखना चाहता, मतलब गोबर के ऊपर, गिल्ले गोबर पे पाँव नहीं रखना चाहता। पंजाबी की कहावत, पंजाबी में समझ गए मेरे भाई जी। इंडिया का इसमें ही फायदा है, इसकी वजह से आज भी इंडिया ग्रो कर रहा है आगे। आज नहीं, आपको लगता है कि इंडिया ये जंग रुकवा सकता है? नहीं रुकवा सकता। इसराइल की गया तो इसी मकसद नहीं रुकवा सकता, क्योंकि हुथी जो है वो अटैक कर रहे हैं रेड सी के अंदर, जो इसराइल से आ रहे हैं शिप इंडिया में। ईरान कर रहा है, ईरान अपनी जो कह रहे हैं कि उसका जो उसको गुस्सा है ना, वो अपना गुस्सा जो है इसराइल से निबेड़ना चाहता है उसके साथ। हालांकि वो डायरेक्ट तो नहीं लड़ रहा, लेकिन जो हिजबुल्ला है और ये जो हुसी बागी हैं और हमास, ये सपोर्ट कर रहा है भाई ईरान को पूरी। अच्छा मैं तुझे एक और बता दूं बात आपकी इतला के लिए, हो नहीं सकता और होगा भी नहीं, क्योंकि मुनाफिकत बहुत ज्यादा है। हमें डॉलर चाहिए। अगर हमारी आर्मी ये सोच के लड़े ना कि वो बेगुनाह मारे जा रहे हैं, और आज से नहीं बड़े सालों से मारे जा रहे हैं फलस्तीन हमास में, तो हमारी अगर आर्मी खड़ी हो जाए ना तो सारी दुनिया बीच में आएगी और जंग रुकेगी भी। ईरान ने भी यही सोचा था कि हम थोड़ा बहुत अटैक करेंगे, हुथीज के हिजबुल्ला को इन्वॉल्व किया, हुथीज को इन्वॉल्व किया कि हम ध्यान भटकवाएंगे इसराइल फलस्तीन, सॉरी इसराइल नहीं अपना जो रशिया और यूक्रेन की जंग से,
और ये इसको उंगल दी हुई थी पीछे से रशिया ने कि आप ये काम कर, दुनिया का ध्यान उधर हो जाएगा तो मैं अपने जो कुछ काम करने वाले कर लूंगा। लेकिन ये तो जंग कोई और ही रुख इख्तियार करती जा अब तो रही है। अमेरिका में घुस गया है। मैंने तुझे जो लफ्ज कहा है ना कि अगर डॉलर हमें लाना चाहिए होता, आज हमारी आर्मी होती तो इसराइल लड़ता भी नहीं। कभी भी ना जाती भाई यार वो तो मैं पहले कह चुका हूँ। इन्होंने तो जब लंबी बात होती 71 में जब बीबी फातिमा जो फातिमा थी किसकी बहन थी, क़यादत मोहम्मद रजना की थी ना। जब मुजीबुर रहमान कह रहे हैं भाई वो उससे पूछ लो, वो भी कह रही थी कि मुजीबुर रहमान जीत गए, तो फिर भुट्टो को क्या चुनलाई की भाई उस वक्त तेरी तो आर्मी तो क्यों नहीं सरेंडर थी। किया? तेरी आर्मी भुट्टो के पीछे की, भुट्टो को क्यों कहने माने थे? भाई लंबा ना जाओ, मैं तुझे कह रहा हूँ अगर पाक आर्मी दिल से ईमान जो कहते हैं ना जज्बा ईमानी, अगर जज्बा ईमानी से लड़ते यकीन माने इसराइल की तो औकात ही नहीं कि इधर लड़ दे नहीं दे। अगर सोचना देख लो तो ज़िया का दौर देख लो, इसराइल देख लो, ये सिर्फ और सिर्फ यही लड़ेंगे जाएंगे तो जंग रुक सकती थी, वरना नहीं। क्यों रुकनी इसलिए थी सारा यूरोप इसमें आ जाना था, अमेरिका ने खुद कूदना था, पाकिस्तान को रोकना था, पाकिस्तान ने लड़ना था। और पाकिस्तान इतना पावरफुल है, क्या पाकिस्तान इतना ही पावरफुल है? पाकिस्तान तुझे क्या लगता है पाकिस्तान जो अपने मुल्क बात पैसे नहीं, की मत करो। भाई आप कहते हैं कि पाकिस्तान आर्मी के पास इतना पैसा है कि वो जंग लड़ सकता है। तेरे मेरे पैसे नहीं, हमारी इकोनॉमी नहीं है, पैसा हमारा सारा दिन के पास ही है इनके पास है। तो पैसा जंग मर्दानगी से और पैसे से लड़ी जाती है, वो उनके पास है। दिफा का सामान आप देख के पाकिस्तान का सामान आपको हैरान रह जाएंगे जो चीजें इनके पास नहीं है। पाकिस्तान जो है अपनी आवाम को इंसाफ दे नहीं सकता फलस्तीनी। तो मैं यही तो कह रहा हूँ इंसाफ किसने देना है? एस्टैब्लिशमेंट ने देना है। अगर किसी जमहूरियत ने देना होता ना, किसी सियासी ने देना होता तो आज हमारे ये हालात ना होते। मैं भी ये भाई यकूब की बात से इत्तेफाक करता हूँ कि वाकई हमारा सारा पैसा हमारी आर्मी के पास है। अगर उनको डॉलर का लालच ना हो तो वाकई जो है ना इसराइल जो है ना, चले उसको हराना तो नहीं, खैर कह लें कि वो भी बहुत पावरफुल है, लेकिन उसको बहुत ज्यादा टफ टाइम अमेरिका को हराना है पाकिस्तान ने। मैंने इजराइल की बात करो, इजराइल की बात तो उसकी पुशबैक पे कौन है? अगर पाकिस्तान सही हो जाए तो इसके साथ बाकी इस्लामिक कंट्री भी मिल सकते हैं, बाकी मैंने तुझे मिसाल भी भाई पाकिस्तान के साथ दूसरे इस्लामी ममालिक जो है ताल्लुकात नहीं रखना चाहते। आप कहते हैं भेज जाएंगे। चल मैं ये भी बता देता हूँ, हाँ जब 18 की हुकूमत आई खान की 157 कंट्री इकट्ठी हुई थी, दो बार बात नहीं आए थे। 47 साल के बाद 47 साल के बाद ओआईसी की तंजीम के मेंबर। यार मेरी बात सुन ले पहले। 47 साल के बाद इमरान खान ने ओआईसी का इजलास बुलाया, हिंदुस्तान से रिकॉर्ड पे वीडियो है। इन्होंने सभी अपोजिशन ने, हुकूमत वालों ने, मीडिया ने कहा था कभी भी कंट्री इकट्ठी नहीं हो सकती, कभी भी 1000 कंट्री नहीं हो सकती, कभी ये इजलास हो ही नहीं सकता। उस बंदे ने पहले भी एक बार करा, फिर 1 महीने के बाद दूसरा भी करवाया। वो खारजा जो वजीर ठीक है, मिनिस्टर थे और ये सारी प्लानिंग भी की थी। भाई कहाँ लीडरशिप चाहिए? अच्छा एक लीडर चलो जी, का इंसान शख्स है जिसकी दुनिया कदर करे जहां भी जाए। मिलता है नई वीडियो में, नाटक साथ, तब तक इजाजत, अल्लाह।